नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज 21 नवंबर है, 21 नवंबर 2025 में अब 40 दिन और बचे हुए हैं। उसके बाद 2026 एक साल और आपका आगे बढ़ रहा है। कभी भी डराना उद्देश्य नहीं होता है, हमेशा आपको ये बताना होता है कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन। आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा कठिन होता है। सिंसियरिटी रखिए, कंसिस्टेंट रहिए इसमें और डिसिप्लिन तरीके से पढ़िएगा। ऐसा होना चाहिए कि डेली पढ़ना है तो पढ़ना है किसी भी हालत में, ठीक है। बीच में 1-2 दिन न्यूज़पेपर में गैप हुआ, बच्चों के रिजल्ट आए तो इतने कॉल मैसेज आ रहे कि मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी लगातार बजता ही रहता है फ़ोन। फिर भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से जितना तक संभव हो पाता है मैं कर रहा हूँ। 2 दिन गाइडेंस वीडियो आया है, अब आज से पढ़ाई शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। आज ही मैं बता देता हूँ, अगले साल आपका सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा या कोई भी एग्ज़ाम, डीएसओ भी कई सारे बच्चे देते हैं क्योंकि समकक्ष एग्ज़ाम है, ये लेवल अप्रॉक्स सेम होता है बीपीएससी का डीएसओ का। तो समकक्ष एग्ज़ाम को ही टारगेट कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन लाइनर वाला भी दे रहे हैं बीपीएससी भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप तारतम्यता में पढ़ें, एक रिदम में पढ़ें। हर 2 महीने 3 महीने पर अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका सीक्वेंस टूटता है बार बार। हाँ, एईडीओ का अगर आपको देना है जनवरी में तो उसके बाद भी आपके पास में 8 महीने रहेंगे अप्रॉक्स। एईडीओ में वैसे भी जीएस का सवाल आएगा, उसके बाद मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन दें। सही से पढ़िएगा। पूरे साल का अगर सिलेबस आप 2 महीने में कंप्लीट करने जाएंगे या 3 महीने में तो ये असंभव है। पूरे साल का 6 से 7 सब्जेक्ट अगर आप 2 से 3 महीने में कंप्लीट करने जाएंगे तो ये असंभव है। पूरे साल का जीएस और निबंध के आंसर राइटिंग को अगर आप पीटी के बाद के 3 महीने में कंप्लीट करने जाएंगे तो ये लगभग में असंभव है। कंप्लीट एक तरह से आप कर भी लेंगे लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे इसमें कि हाँ मैं अच्छे से लिख ही पाऊँगा। इसलिए पूरे प्रोसेस को ही फॉलो कीजिए। अगर वाकई आप सिंसियर तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक सही कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो कैंडिडेट बनने की भी तैयारी होती है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, होनहार हैं, जिनके 0.3 मार्क्स, एक हैं स्टूडेंट्स मेरे, उनका आर्मी में है वो, उनका 0.3 मार्क्स से रहा है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 1 नंबर से भी कम अंतर, 0.5, 0.4, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो गए हैं पीटी में। तो इतने कम नंबरों का अंतर है, लेकिन अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे अभी 1 महीना 1.5 महीना भी तो ये अंतर बढ़ता जाएगा, फिर आप इसको पाट नहीं पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीक़ों में सुधार कीजिएगा और डेली पढ़िएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो टॉपिक है, इससे पहले जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था अप्रैल माह में। कब सुनाया था बंधुओं? अप्रैल माह में। और अप्रैल अंत में ही बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन हुआ है। और ये जो करंट अफेयर है अप्रैल से पहले से चला आ रहा था। उस दौरान मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था और ये सवाल जो है आपके 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया। गवर्नर की शक्तियाँ और गवर्नर से जुड़े हुए विवाद से एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल जो है यह पूछा गया है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। और अधिकांश बच्चों की जिनके मेंस के कॉपीज़ मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, रोज़ 5-10 कॉपी पढ़ता हूँ, तो 5-10 लोगों के 15 से 20 कॉपी पढ़ता हूँ मैं, तो उसमें मैक्सिमम लोगों के ये सवाल उन्होंने अच्छे लिखे हैं क्योंकि ये रटा रटाया टॉपिक होता है लेकिन करंट के साथ उसमें लिखना होता है। क्या हुआ है दरअसल में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ समय पहले अप्रैल में अपना फैसला दिया था 2 जजों की बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई फैसला आता है, ध्यान से सुनिएगा, तो बेंच बनते हैं जज के। जैसे सिंगल बेंच होता है, डबल ट्रिपल होता है, 5 होते हैं, 9 तक बनते, विषम संख्या में बनते हैं। क्यों बनते हैं विषम में? क्योंकि इसमें होता क्या है कि फैसला जो दिया जाएगा तो वो बराबर पर नहीं रुकेगा। 3-2 से हो सकता है, 1-2 से हो सकता है। तो इस प्रकार से विषम संख्या में बेंच बनाए जाते हैं। ओके, तो इसमें जो 3 जजों की बेंच थी इससे पहले की, उसके फैसले को 5 जजों की बेंच ने
कल पलट दिया, जिसमें पहले कहा गया था अप्रैल माह में कि गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं इनकी शक्तियां सीमित हैं, इनको टाइमलाइन में किसी भी बिल पर फैसला देना ही पड़ेगा। अब इस फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ही। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और ये चीज़ है कि वो अपने ही फैसलों का रिव्यू कर सकता है, अपने ही फैसलों का रिव्यू कर सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी सी पावर हो गई भाई कि आपने जो डिसीजन लिया उसका खुद ही से आप रिवर्स कर रहे हैं। दूसरा इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा बंधित है। संविधान के दायरे को वो भी उल्लंघित नहीं कर सकता है। संविधान में अगर प्रेसिडेंट की और गवर्नर के किसी भी बिल पर फैसला लेने की शक्ति को टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, कोई समयबद्धता नहीं बनाया गया है, समयबद्ध नहीं बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसले के द्वारा संविधान में लिखित चीज़ों को ऐसे बदल नहीं सकती है। तो इस टॉपिक को हम लोग पहले समझेंगे बहुत डिटेल में। उसके बाद से बिरसा 101, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना 90% से ज़्यादा है, क्योंकि भारत का स्वदेशी जीन एडिटिंग तकनीक है बिरसा 101। इसको ज़रा हम लोग समझेंगे, बहुत ही बेहतर होगा ये टॉपिक आपके पीटी मेंस दोनों के लिए। देखिए पहला टॉपिक आज का क्या है। पहला टॉपिक वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया है। अप्रैल में एक केस आया था, केस का क्या नाम था, तो आर.एन. रवि कौन है, तो पूर्व IPS अधिकारी हैं, बहुत सारे बड़े स्तरों पर इन्होंने काम किया है और फिलहाल में यह तमिलनाडु के गवर्नर हैं। तो आर.एन. रवि और वहाँ के सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रहा था, जिसके कारण से अब उस फैसले को, जो उस समय के जो 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, उसको अब पलट दिया गया है। अप्रैल 2024 में यह फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट और उसके साथ जो राज्यपाल हैं उनकी किसी भी बिल पर जो डिसीजन लेने की अवधि है वो फिक्स है। हुआ क्या था, पूरा इशू मैं समझाता हूँ। केस क्या था, दरअसल में जहाँ पर विपक्षी पार्टी और सरकार है, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे राज्य में जो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो गवर्नर हमारे बिल को अटका लेते हैं। जैसे आर.एन. रवि पर ही लगा कि उन्होंने 10 से ज़्यादा बिल जो हैं वो अटका करके रखा हुआ है, कुछ भी डिसीजन नहीं लेते, उसको रिजेक्ट ही कर दें। लेकिन उसको ना तो रिजेक्ट करते हैं, ना तो उसको आगे बढ़ाते हैं, ना तो उसको प्रेसिडेंट के लिए भेजते हैं, बस वो बिल रखा हुआ रहता है राजभवन में, जिसके कारण से राज्य सरकार के काम कार्य पर प्रभाव पड़ता है, उनका काम कार्य सही से नहीं चल पाता है। ये पूरा इशू था, जिसको लेकर के तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रही है। तो ये पूरा इशू है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक उठते हैं, एक टॉपिक उठता है संघवाद। क्या कहा जाता है इसको, संघवाद का टॉपिक उठता है कि राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित किया जाता है, किसके द्वारा, तो राज्यपाल के पावर के द्वारा सीमित किया जाता है। इसको क्या कहा जाएगा भाई, ये संघवाद को नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से क्या कर रहा है, तो इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरा टॉपिक आ गया राज्यपाल से जुड़े हुए इशू, राज्यपाल की शक्तियाँ, जो पूछा जा चुका है 70 BPSC मेंस एग्जामिनेशन में। तीसरा जो है केंद्र राज्य विवाद, जो है केंद्र राज्य विवाद, इसमें आप जोड़ सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का पॉलिटिकल एम्बिशन या राज्यपाल का केंद्र के निर्देशों पर केवल काम करना, ये कहीं न कहीं हमारे केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित कर रहा है। तो ये कुछ इससे इशू निकल करके आ रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो। देखिए क्या है, इसके बाद हम लोग यक्ष प्रश्न को आज पढ़ेंगे। यक्ष प्रश्न, यक्ष संवाद पता है आपको क्या है, यक्ष संवाद, युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में जो संवाद हुआ था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिटी का यक्ष संवाद हुआ है, देखेंगे क्या है वो। आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 राष्ट्रपति के लिए और 200 राज्यपाल के लिए कहीं भी समय सीमा का जिक्र नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि 200 और 201 में समय सीमा कोई लेख नहीं है, तो हम उसे थोप नहीं सकते हैं। लंबी देरी भी असंवैधानिक नहीं मानी जाएगी, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी कि बहुत ज़्यादा अनुचित देरी पर सीमित न्यायिक जाँच हो सकती है। लेकिन अगर आप बिना मतलब के रोक करके बैठे हुए हैं और बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, तो फिर हम जुडिशियल रिव्यू आपके डिसीजन का करेंगे कि क्यों आप कुछ भी फैसला नहीं ले रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा है। 2 जजों के बेंच का फैसला गलत बताया। अप्रैल 2024 में जस्टिस JB पारदीवाला और सत्यनारायण के बेंच ने कहा था कि राज्यपाल को तय समय फैसला करना होगा, वरना बिल स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा।
अब इस फैसले को पलटा गया है। 5 जजों की बेंच ने उस फैसले को पूरी तरह से गलत बता और कहा कि डीम्ड एसेंट का कोई आधार ही नहीं है, हम गलत कैसे मान लेंगे, हम स्वतः ही उसको पारित कैसे मान लेंगे। ये तो हुआ कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट की शक्तियों को शून्य घोषित कर दिया। इसी को बोलते हैं कि भाई एक्स्ट्रा न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर लिया आपने। ऐसा थोड़ी ना होता है। न्यायपालिका ये थोड़ी तय कर सकती है कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी तो बिल पास हो गया। ये न्यायपालिका कैसे तय कर सकती? तो उसी समय लग रहा था कि ये फैसला अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया, पलटेगा जरूर ये, और वही पलट गया है। राष्ट्रपति को रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट, ये सब शब्द यूज किया गया है। बिल भेजने का अधिकार बरकरार है। राज्यपाल को अपने पास बिल रोक कर रख सकता है, राष्ट्रपति को विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास कोई भी समय सीमा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास बिल को हमेशा के लिए रोकने का अधिकार है। वो चाहे तो पॉकेट वीटो क्या होता है, जो राष्ट्रपति जी उपयोग कर सकते कि हम कोई फैसला ही नहीं लेंगे इस पर। जैसे ज्ञानी जेल सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने डाक तार विधेयक था जिस पर उन्होंने फैसला ही नहीं लिया, है ना। तो इसी प्रकार से पॉकेट वीटो, यानी कि हम कोई फैसला ही नहीं लेंगे आपके बिल पर, तो ये भी एक प्रकार का वीटो माना जाता है। इसका उपयोग राष्ट्रपति जो है वो कर सकती है। ओके, राज्यपाल की भूमिका सिर्फ सलाहकार है, न कि बाधक। राज्यपाल बिल को वापस भेज सकता है, लेकिन अगर विधानसभा दोबारा पास कर भेजे तो राज्यपाल को मजबूरन हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कोर्ट ने कहा कि विधायिका का काम राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं, उनका काम है सलाह देना और संवाद बनाना, न कि उनको राह का रोड़ा बनना चाहिए। अनुच्छेद 142 क्या है? प्राकृतिक न्याय की बात करता है कई सारे जगहों सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो पहले की बेंच ने आर्टिकल 142 के तहत समय सीमा तय करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्टिकल 142 हम संविधान में नई चीज़ें जोड़ नहीं सकते। समय सीमा तय करना संविधान के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि आर्टिकल 42 का उपयोग करके हम संविधान में कुछ संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन तो संसद में ही किया जाएगा। और एक प्रकार से जो अप्रैल का फैसला था वो कहीं ना कहीं संविधान में संशोधन कर रहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का ऐसा करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो बिल स्वतः पास मान लिया जाएगा। एक तरीके से पूरे उनके शक्ति में संशोधन कर रहा था वो फैसला। तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। संविधान का सेपरेशन ऑफ पावर का सख्ती से पालन किया जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में है, जहां पर कहा गया है कि जुडिशरी जो है यह पूर्ण रूप से एग्जीक्यूटिव बॉडी और जो विधायिका है इन दोनों से 100% सेपरेट होगा। इसी को कहा जाता है आर्टिकल 50 में शक्ति के विभाजन का सिद्धांत कहा है, तो इसका सक्रियता से पालन करना पड़ेगा, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार होते हैं बिल को लेकर, इसको जरा हम लोग समझेंगे। संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार से आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या राज्यपाल के पास में वास्तविक अधिकार होते हैं जिसके कारण से यह विवाद उत्पन्न हुआ। पहला तो होता है कि भाई एसेंट दे देना, बिल को मंजूरी दे दिया, बिल कानून बन जाता है। कोई बिल आया, बिल को मंजूर कर दिया गया और बिल जो है वो कानून बन गया। पहला तो यही पावर होता है। दूसरा होता है विथ होल्ड एसेंट, मंजूरी को रोक लेना कि हमने अभी इस पर मंजूरी नहीं दी है। बिल को पूरी तरह से खारिज कर देता है, लेकिन अगर विधानसभा बिल को दोबारा पास करके भेजे बिना किसी परिवर्तन के भी अगर विधानसभा सेम बिल को पास करती, दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है, तो वह इसको खारिज नहीं कर सकते हैं, वह इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। या तो वो स्वीकार कर लेंगे, पास कर देंगे, या तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भेज सकते हैं और प्रेसिडेंट जो है उसको खारिज कर सकते हैं। दोबारा भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो भी वो खारिज कर सकते हैं, तीसरी बार भी जाएगा तो भी वो खारिज कर सकते हैं, या पॉकेट वीटो का भी उपयोग कर सकते हैं। विधानसभा को वापस भेजना, रिटर्न टू बिल को सुझावों संदेशों के साथ विधानसभा को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर विधानसभा बिल को बिना बदलाव या बदलाव के साथ दोबारा पास करके भेजे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी पड़ती है। फिर राष्ट्रपति को भेजने का विकल्प भी रहता है कि मंजूरी दोगे या राष्ट्रपति को भेज दोगे। ओके, चौथा एक पावर होता है बड़ा ही विशेष सा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देना। कोई बिल आया और आपने उसको प्रेसिडेंट के विचार के लिए रख दिया और प्रेसिडेंट उस पर विचार लेंगे, प्रेसिडेंट उसको खारिज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको स्वीकार कर सकते हैं, या फिर वो बिना किसी चीज़ के अपने पास ही रख सकते हैं। तो ये जो होता है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के मुख्य रूप से राज्य से जुड़े हुए बिल को लेकर के क्या है, तो ये प्रावधान बनाया गया है। इसको जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो उसी समय अप्रैल में चर्चा में आया था, जिसको मैंने यक्ष संवाद बोला। क्या है वो? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस समय सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए थे। जब ये फैसला आया था उसके बाद से प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए थे। जैसे यक्ष संवाद आपने पढ़ा होगा, हम लोगों के
क्लास 9th में संस्कृत में था, यक्ष संवाद पढ़ा है क्या आपने? जिंदगी क्या है, मतलब जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। उसी प्रकार से उन्होंने 14 सवाल पूछे थे सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जी ने कि भाई किसी बिल को लेकर के मुझे क्या फैसला लेना है क्या नहीं, इसको लेकर के 14 सवाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। तो उन 14 के 14 आपको याद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सक्रिय और जागरूक नागरिक होने के नाते और एक अच्छे कैंडिडेट होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रश्न था। बिल राज्यपाल के पास आने पर उसके क्या विकल्प हैं, ये पूछा था उन्होंने। मंजूरी देना, तो बोला गया कि मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, विधानसभा को वापस भेजना या राष्ट्रपति को आरक्षित करना। बिल को अनिश्चित समय तक रोक सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है? हाँ, सामान्य बिलों में सलाह बंधनकारी है, लेकिन राष्ट्रपति को भेजने पर अपना विवेक रहता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी प्रकार से उनसे पूछा क्या राज्यपाल का विवेक मतलब अपने बुद्धि से जो फैसला लिया, कहाँ कहाँ पर राज्यपाल का विवेकाधिकार है? तो जैसे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल के अपने विवेक पर है वो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। जैसे किस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है, राज्यपाल के अपने विवेक पर है। जैसे किस परिस्थिति में राष्ट्रपति को रिकमेंड करना है कि राज्य का शासन सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, ये भी उसके विवेकाधीन शक्ति है। तो इससे पूछा है क्या विवेकाधीन शक्ति का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? हाँ, लेकिन बहुत सीमित दायरे में, सिर्फ तभी जब विवेक पूरी तरह से मनमाना या असंवैधानिक प्रतीत होता है तब सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। क्या अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को पूरी छूट मिलती है? नहीं, आपराधिक मुकदमे से बचाव है, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों की न्यायिक जांच हो सकती है। इसमें कहा गया कि क्या राज्यपाल के पास में कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं हो सकता है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है। आपराधिक मुकदमे से आपका बचाव है, लेकिन संवैधानिक रूप में जो आप कार्य कर रहे हैं राज्यपाल के पद पर रहते हुए, उसका रिव्यू किया जा सकता है। क्या कोर्ट राज्यपाल की शक्तियों पर समय सीमा लगा सकता है? तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिल्कुल भी नहीं लगा सकता है, यह लगाना गलत था, यही फैसला भी आया है। क्या राष्ट्रपति का अनुच्छेद 201 का विवेक न्यायिक समीक्षा के दायरे में है? हाँ, लेकिन बहुत सीमित। सामान्य तौर पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है, लेकिन अगर कहीं पर बिल्कुल ही असंवैधानिक प्रतीत हो रहा है तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति बिल को अनिश्चित काल तक के लिए रोक सकता है? हाँ, पॉकेट वीटो पूरी तरह से वैध है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 14 के 14 यहाँ पर आंसर बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से कई सारे तो मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिए। स्वतः मंजूर नहीं हो सकता है, आर्टिकल 142 से समय सीमा नहीं जोड़ सकते हैं, राज्यपाल के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है, 5 जजों की फैसले जो होते हैं वो छोटी बेंच के फैसले को पलट सकती है। इसी प्रकार से 14 सवाल हैं। क्या अनुच्छेद 142 से कोर्ट संविधान के खिलाफ फैसला दे सकता है? इसमें कहा गया बिल्कुल भी नहीं। संपूर्ण न्याय के लिए है, इसमें कोई भी संविधान के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता है। कोर्ट सिर्फ संवैधानिक सीमा में दखल दे सकता है, समय सीमा नहीं लगा सकता है। केंद्र राज्य विवाद में कोर्ट की क्या भूमिका है, ये पूछा गया है। तो उसमें कहा है उन्होंने कि संवैधानिक सीमा में दखल दे सकता है, जहाँ पर संविधान का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहीं पर हम दखल दे सकते हैं, उसके अलावा हम लोग किसी भी चीज़ में दखल नहीं दे सकते हैं। ये 14 सवाल राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए थे न्यायपालिका से कि इसका जवाब दीजिए। जब उन्होंने फैसला किया था कि राष्ट्रपति जी राज्य के बिल पर, एक चीज़ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, राष्ट्रपति जी की किसी भी चीज़ पर फैसले लेने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका था। एकमात्र चीज़ पर उसने बोला था कि अगर राज्य से कोई बिल राष्ट्रपति के पास आ रहा है, आर्टिकल 201, उसके तहत में राष्ट्रपति जी की समय सीमा तय करने की उसने कोशिश की थी। तो अब पूरा इशू आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका समाधान भी हो चुका है। हाँ, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तो वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लिखने का प्रयास करेंगे। इससे सवाल भी उत्पन्न हो सकते हैं कई सारे, शुरुआत में ही बताया आपको। इससे प्रभाव जो है वो एक नकारात्मक ये पड़ेगा कि भाई केंद्र का जो राज्यपाल जो हैं वो अपने अपने जगहों पर बिल रोक कर रखते हैं, वो बढ़ सकता है फिर से। जैसे RN रवि जो हैं उन्होंने कई सारे बिल रोक कर रखे हैं, तो वो फिर से उनको शक्तियाँ मिल जाएगी कि हाँ मैं सही कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सकारात्मक ये हो सकता है कि भाई राज्यपाल की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो न्यायपालिका उसमें दखल नहीं दे सकती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये आपको पूरा इशू मैंने समझा दिया है, PT फैक्ट सहित डिटेल में इसको समझिएगा, इस पर आंसर राइटिंग भी करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, होम ग्रोन जीन एडिटिंग टूल कैन मेक थेरेपी चीपर इफेक्टिव, ये कहा गया है।
बिरसा 101, इसका बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा 101 नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है जनजातीय लीडर के नाम पर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। भगवान बिरसा मुंडा को तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इसलिए रखा गया है इसको क्योंकि सिकल सेल एनीमिया, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसकी थेरेपी के लिए एक टूल डेवलप किया गया है। ये जो बीमारी है ये मुख्य रूप से आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ माना जाता है कि मुख्य रूप से प्रभावित आदिवासी समाज ही होता है। इसके कारण से जो टूल बना उसको नाम दिया गया बिरसा 101। अब 101 का मतलब क्या है वो भी आगे समझेंगे हम लोग। इस टॉपिक से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर कैस9 आपने सुना होगा, जिसको बायोलॉजिकल कैंची कहा जाता है, जीन एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी तकनीक के आधार पर एक तकनीक बनाया गया जिसको नाम दिया गया है बिरसा 101। जीन क्या होता है, तो किसी भी मानव के सेल की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन ही होती है। तो वहीं से हमारा सब कुछ संरचना शुरू होता है, उस पर भी आएंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल क्रिस्पर कैस9 और बिरसा 101 को देख। कहाँ पर सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बिरसा 101 हाल ही में चर्चा में रहा है, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है, मुख्य रूप से शॉर्ट में ही पूछेगा। क्या है ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा पूछ सकता है कि जीन एडिटिंग क्या है, लॉन्ग फॉर्मेट में जीन एडिटिंग क्या है, बिरसा 101 के बारे में बताएं, बिरसा 101 के बारे में बताएं, एक ही सवाल में। और तीसरा जो इसमें सवाल का हिस्सा बनाएगा वो है कि इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा और इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तो एक ही सवाल है जिसमें 4 हिस्से हैं। पेपर आपने देखा होगा, देखिएगा बच्चों को, उस पर लिखा रहता है 19 + 19, अर्थात सवाल के 2 भाग हैं। पहला भाग लिखेंगे तो 19 में से अंक मिलेगा आपको, दूसरा भाग लिखेंगे तो 19 में से अंक मिलेगा आपको। इसी प्रकार से 4-4 सवाल एक में डाले जा सकते हैं। इस प्रकार से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के आंसर्स में जहाँ से बना सकता हूँ मैं दूंगा भी लिखने के लिए। ओके, देखिए क्या है विज्ञान। अब दूँ आंसर राइटिंग से याद है 71 के लिए, 72 के लिए दिन को भी जुड़ना हो जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से करवाऊँगा। कंप्लीट आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा केवल। AEDO के लिए भी प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं, क्विज प्रैक्टिस, फिजिक्स चल रहा है अभी, पहले के भी सारे के सारे क्विज अवेलेबल हैं, बैठ करके लगाइए और उसको रिवीजन कीजिएगा। बहुत ही मामूली फीस पर है तो जुड़िएगा ज़रूर। यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, 299 का ज्वाइन कर लीजिए, आंसर राइटिंग में मैं आपको ऐड कर दूंगा। AEDO के लिए तो मुझे मैसेज करके ही जुड़िएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ने सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का मतलब होता है इलाज, जीन थेरेपी बिरसा 101 का शुभारंभ किया गया है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। बिरसा मुंडा जी जानते ही होंगे, भगवान बिरसा मुंडा इनको कहा जाता है। अपने झारखंड राज्य में तो कई सारे जगहों पर पूजा भी की जाती है। 150वीं जयंती 15 नवंबर 2025 को उपलक्ष्य उनके नाम पर शुरू किया गया। यह थेरेपी राष्ट्र को सिकल सेल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में सशक्त बनाएगी। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी समझेंगे हम लोग, क्या है ये बीमारी, उसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले इसके बारे में समझिए। यह जीन थेरेपी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जीनोमिक्स एंड एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान CSIR एक इंस्टीट्यूट है, इसी का IGIB ये एक इसका विभाग है जो इंटीग्रेटेड जीन एकीकृत विज्ञान में यह मुख्य रूप से काम करती है। और इसी ने इस थेरेपी को बिरसा 101 की खोज की है, बनाया है, मुख्य रूप से इस टूल को बनाया है इन्होंने। ओके, तथा एक संरचित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के माध्यम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई है, जिससे प्रयोगशाला से बाजार तक तीव्र मार्ग सुनिश्चित होगा। और जब बाजार में ये थेरेपी आ जाएगा तो आसानी से इसका उपयोग सिकल सेल के ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है, बीमारी को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। इसे सार्वजनिक निजी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP पर बनाया गया है। वंचित समुदाय तथा उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जीनोमिक थेरेपी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। क्रिस्पर तकनीक क्या है, देखिए क्या क्रिस्पर जो होता है मुख्य रूप से एक क्या है, तो बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र होता है, ठीक है। उसी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग वायरल DNA को काटने के लिए किया जाता है। आधुनिक जीन एडिटिंग में क्रिस्पर Cas9 का प्रयोग किया जाता है, जहां Cas9 विशिष्ट लक्षित स्थानों पर DNA के जिस अंश को हमें काटना है, DNA का आपने संरचना देखा होगा, हेलिक्स मॉडल देखा होगा, इसमें जिस हिस्से को हमें काटना है उसको टारगेट किया जाता है इसके द्वारा।
आणविक कैंची की भांति कार्य करता है। इसको काटते हैं हम, इसको जोड़ सकते हैं हम या इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर कोई नई जीन भी ऐड कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है क्रिस्पर तकनीक। जैसे फ़ोटो वीडियो एडिटिंग की तकनीक होती है ना, आपके फ़ोन में भी होगा वीडियो एडिटिंग का, कि वीडियो कुछ हिस्सा काटा फिर वहाँ पर कुछ और लगा दिया है ना, तो वो आप यूज करते होंगे रील वील बनाने के लिए। उसी प्रकार से ये भी एक तकनीक होता है जिसमें जीन जो होता है हमारा, डीएनए के कुछ अंश को काट करके हटाया जाता है, वहाँ पर कुछ नया ऐड किया जाएगा या फिर उसको बस रिमूव कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है क्रिस्पर कैस9। ये तकनीक है, यह प्रोटीन होता है एक तरीके से। यह तकनीक सटीक, कुशल तथा कम लागत वाले जीनोम एडिटिंग को लक्ष्य बनाती है, जिसके कारण से यह जैव वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी चिकित्सा अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। सटीक है, अब तो सस्ती भी है, पूरी दुनिया में ही सभी जगहों पर उपलब्ध मानी जाती है। सबसे पहली बार इसको 2012 में प्रदर्शित किया गया था, क्रिस्पर तकनीक को 2012 में जीन एडिटिंग उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसका विकास जेनिफर डूडना, इमैनुअल चैम्पिटियर ने किया था, जिन्हें रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो इसी तकनीक पर आधारित है बिरसा 101 तकनीक है, जिसको CSIR IGI IB जीनोमिक्स एंड एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग किया जाएगा सिकल सेल के उपचार में। सिकल सेल रोग किसको कहा जाता है, सिकल सेल डिजीज जो है किसको कहा जाता है, तो रक्त से जुड़ा हुआ यह बीमारी है, रक्त से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें क्या होता है ना कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसको टारगेट करता है ये, और उसमें विकृति ला देता है, जिसके कारण से रक्त का प्रवाह जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, वो धीमा होता है या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सिकल सेल रोग एक ऑटोसोमल रेसेसिव अनुवांशिक रक्त विकार है, जेनेटिक है, मतलब कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जेनेटिक का मतलब यही होता है कि वंशानुगत आ सकता है आप में, जो HBB जीन में उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। इसमें असामान्य हीमोग्लोबिन S बनता है। हीमोग्लोबिन के बारे में तो जानते होंगे, हीमोग्लोबिन S बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं RBC जिसको कहा जाता है, अर्धचंद्राकार और कठोर हो जाती हैं। RBC के जो सेल है ना वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, वो इस प्रकार से मुड़ जाएंगे, अर्धचंद्राकार हो जाएगा या कठोर हो जाएगा। कठोर होने से क्या होगा, मार्ग अवरुद्ध होता है। इससे एनीमिया, रक्त अल्पता जिसको कहा जाता है, खून की कमी, तीव्र दर्द, संक्रमण, अंग संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यह रोग मध्य और पूर्वी भारत में आदिवासी समुदाय में, ये मध्य हो गया, और पूर्वी भारत अर्थात उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के एरिया में जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। और मुख्य रूप से क्यों है, क्योंकि यह एनीमिया जो है, ये जो सिकल सेल है डिजीज़, ये जेनेटिक है, तो चला ही आ रहा है, ठीक है। अब शादी विवाह भी उनमें आपस में होता है तो उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है ये, इसके कारण से ये बहुत बड़े आदिवासी समुदायों में पाया जाता है। यह रोग मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी समुदाय में अत्यधिक प्रचलित है तथा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख फोकस क्षेत्र भी इसको रखा गया है। इसका पारंपरिक उपचार में कई सारी चीज़ें की जाती है, जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया रक्त आधान, मतलब ब्लड देना, किसी को ब्लड बार बार डोनेट करना, या फिर सेल का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। अब इसका महत्व के बारे में ज़रा हम लोग समझेंगे कि क्या इसका महत्व है, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में महत्व ही पूछा जाएगा। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि एनीमिया का सस्ता इलाज हो जाएगा, अस्थायी इलाज संभव है। अभी दुनिया में अप्रूव्ड एकमात्र क्रिस्पर कैस9 ही है, यही एक तरीका है जिसके द्वारा सिकल सेल एनीमिया के वास्तविक तौर पर कंप्लीट इलाज संभव है, जिसकी कीमत 17 से 18 करोड़ रुपए है। भारत में कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है आसानी से, तो ये जो भारत में बनाया गया है बिरसा 101, इसके द्वारा 10 लाख तक में यह इलाज संभव हो सकता है। 10 लाख भी बहुत है, लेकिन फिर भी जहाँ पर करोड़ों खर्च होते हैं उसके हिसाब से 10 लाख तो वाकई कम हुआ। आदिवासी समुदायों के लिए जीवन दान हो सकता है, क्योंकि ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के जो ट्राइबल समुदाय हैं, मुख्य रूप से मध्य भारत और पूर्वी, लेकिन इधर के भी प्रभावित माने जाते हैं, उनमें यह काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, बेनिफिट होगा उनके लिए। भारत का आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है भारत क्रिस्पर कैस9 जैसी टूलों में। पश्चिमी देश की कंपनियों को बहुत ज़्यादा रॉयल्टी चला जाता है, बहुत सारा पैसा चला जाता है, जिससे हम बच सकते हैं। और सिकल सेल एनीमिया के लिए भी हमने 2047 तक घोषित किया हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। रक्त में, हेमोग्लोबिन में जो डिस्टॉर्शन के कारण से उत्पन्न होता है एनीमिया, उसको ख़त्म करेंगे, तो इसमें भी ये हमें मदद कर सकता है। अन्य जेनेटिक बीमारी के इलाज का रास्ता खोलेगा। अब एक बीमारी का अगर हमने जेनेटिक में इलाज ढूंढ लिया है एक बीमारी का, तो उसके बाद से क्या होगा, हम दूसरी बीमारियों का भी इसी तरह से इलाज ढूंढ सकते हैं। जो जेनेटिक बीमारियां हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और इससे क्या होगा,
इससे ये होगा कि हमारे यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ सकता है। जिस चीज़ का इलाज पूरी दुनिया में करोड़ों में हो रहा है, अगर उसका लाखों में होगा अपने देश में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लोग आएंगे इलाज करवाने के लिए। इसके महत्व को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे डोभाल साहब NSA जो हैं वो गए हुए हैं यात्रा पर, और उस दौरान उन्होंने वार्तालाप में पार्टिसिपेट भी किया है। मैंने गलती से बोल दिया गए हुए हैं, कहीं गए नहीं, दिल्ली में ही आयोजित हुआ है, दिल्ली में ही आयोजित हुआ। देखते हैं क्या है ये। देखिए, इसको कहा जाता है 7वीं कोलंबो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसका नाम है ये, बस दिल्ली में आयोजित हुआ है और कई सारे देशों के NSA जो हैं वो पार्टिसिपेट करने भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कई सारे देशों का आए हुए हैं। क्या है इसमें? भारत के NSA अजीत डोभाल ने मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशल्स, मलेशिया के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की। बांग्लादेश को CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसका परमानेंट मेंबर भी बनाया गया है। मलेशिया को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। हिंद महासागर क्षेत्र में क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया है? इसमें डिस्कस किया गया हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, साइबर सिक्योरिटी, मानव तस्करी और ड्रग तस्करी को रोकने के लिए इसमें डिस्कशन किया गया है। क्या है ये? 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल थे। भारत, श्रीलंका, याद रखिएगा, मालदीव और मॉरिशस ये शामिल थे। 2020 में इसको शुरू किया गया था। मौजूदा फुल मेंबर कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स। बांग्लादेश इसलिए मैंने सबसे पहले बोला क्योंकि अभी अभी इसी वर्ष इसको बनाया गया है। बाकी भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस ये संस्थापक देश हैं। सेशल्स को भी शामिल किया गया है। सेशल्स एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है, और बांग्लादेश जो है उसको इसी बार शामिल किया गया है। गेस्ट के तौर पर गेस्ट के तौर पर मलेशिया को बुलाया गया था। इसका मुख्यालय जो है कोलंबो, श्रीलंका में सेक्रेटेरिएट इसका बनाया गया है, इसलिए इसको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहा जाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत में एक संस्था है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। विदेश से जुड़े हुए मामलों पर ये अपने विचार व्यक्त करता है। इसका वेबसाइट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कई सारे वीडियोज़ वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार डिस्कशन होते हैं इसके वेबसाइट पर। तो बहुत डिटेल आर्टिकल रहते हैं IR के, मत पढ़िएगा, समय बर्बाद होगा, मैं पढ़ के बता दूंगा। क्या मीटिंग में क्या क्या हुआ? बांग्लादेश को फुल मेंबर बनाया गया, बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हुई है, और बस ठीक है, इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है। 5 पिलर्स पर ये मुख्य रूप से काम के लिए इन्होंने बातचीत की है। समुद्री सुरक्षा और सेफ्टी, आतंकवाद और से मुकाबला और कट्टरपन से, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन जो बढ़ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, मलेशिया में हो, श्रीलंका में हो, भारत में हो, सभी जगहों पर। साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, मतलब साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और सभी देशों से सहयोग करके आगे बढ़ा जाए। मानव तस्करी और मानवीय सहायता, डिजास्टर रिलीफ वगैरह पर भी काम करने की बातचीत इसमें की गई है। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, US ने भारत को जेवलिन मिसाइल और एक गोला, तोप का गोला देने के लिए मंजूरी भर दी है। तोप का गोला का नाम है, देखिए क्या है, और ये जो तोप का गोला है ना, ये मुख्य रूप से गाइडेड आर्टिलरी के तौर पर यूज किया जाता है। प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल, गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के तौर पर, जो फायर एंड फॉरगेट अर्थात दागो और भूल जाओ की नीति पर होता है। 200 ये मिलेगा भारत को। उसके अलावा जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये बहुत फेमस है, भारत बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है इसको लेने की, अब भारत को US ने मंजूरी दे दी है और मिल भी जाएगा ये। तो जेवलिन के बारे में प्रीलिम में पूछ सकता है आपसे। जेवलिन दुनिया के सबसे एडवांस पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, कहीं पर भी ले जा सकता है। इसे अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारतीय सेना इसे नाग या स्पाइक के साथ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जेवलिन को इसकी टॉप अटैक क्षमता का कारण सबसे घातक माना जाता है। टॉप अटैक क्षमता मतलब जैसे ये तोप है, ठीक है, ये तोप है, बहुत ख़राब तोप बनाया मैंने, ये तो कुछ और ही बन गया, ये तोप है, ठीक है। तो एक गाइडेड मिसाइल होता है जो इस तरफ से वॉर करेगा, इस तरफ से कर सकता है, तो इससे तोप बच सकता है। लेकिन टॉप अटैक करता है ये। टॉप अटैक का मतलब ये ऊपर से गिरेगा ऐसे, जिसमें बचना मुश्किल होता है क्योंकि दिखता नहीं है ये आते हुए, है ना। तो इसके कारण से उसको बड़ा ही घातक माना जाता है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। फायर फॉरगेट मॉडल पर आधारित है। रेंज इसकी 150 मीटर न्यूनतम है और अधिकतम जो है 2500 मीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और इसकी रफ्तार जो है वो 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक को टच कर सकती है। किसने बनाया है, क्या बनाया है, सब कुछ आपको बता दिया है। जगह जगह से लॉन्च किया जा सकता है, लॉन्चर मिसाइल के साथ में इसको लॉन्च किया जा सकता है, सब कुछ आपको समझा दिया है। PT में पूछा जाएगा उतना फैक्ट बता दिया आपको, बाकी तो MCQ हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ तो सीखा होगा ही आपने।
डेली पढ़ना है, डेली सीखना है, डेली लिखना है, बस यही रणनीति होनी चाहिए और मोटिवेटेड होकर तैयारी करनी है। क्या हो गया, फेल हो गए तो करना अगर यही है तो यही करना है, जिद होना चाहिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।